हाँ जी, देखिए बोर्ड पे हमारा न्यू चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म को क्लोज करना, यानी बंद करना। फर्म को क्या करना है? बंद करना। फर्म को बंद कर देना, क्लोज करना। डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म को बंद करना और क्लोज करना। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब क्लोज का क्या मतलब है पहले तो वो समझेंगे, तब जाके हमें आगे चैप्टर की क्लैरिटी मिलेगी कि इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। ध्यान देना इधर। अगर मैं बात करें तो क्लोज का मतलब क्या है हमारा, कैसे फर्म क्लोज होता है। क्लोज का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने क्या करा, दुकान बंद कर दिया, ताला लगा दिया और दुकान हमारा या बिजनेस हमारा बंद हो गया। हमें बंद करना है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। एक तो क्या हुआ कि भाई पहले सामने आपने कभी आसपास कहीं दुकान देखा होगा, वो दुकान तो बंद हो गया, आपने बोला भैया वो बिजनेस तो वहां से जो था उसका दुकानदारी तो बंद हो चुका है, तो एक ये भी क्लोज्ड है। लेकिन हमें अकाउंटिंग तरीके से क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग तरीके से क्लोज की मैं बात करूं तो सबसे पहले यह समझना होगा बिजनेस का अपना क्या है अकाउंटिंग के फॉर्मेट में। तो बिजनेस का अगर अकाउंटिंग के फॉर्मेट में हम बात करें तो बिजनेस का सिर्फ एक ही चीज होता है अपना अकाउंटिंग में, और हम एक ही चीज की अकाउंटिंग करते हैं। इसी को करने के वेरियस पॉइंट्स, वेरियस चीजें मिल जाता है। तो अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो बिजनेस का अपना अगर कुछ है ना, तो वो है बिजनेस का अपना बैलेंस शीट। बस बिजनेस का अपना क्या है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में भी क्या, लाइबिलिटी और एसेट, दैट्स इट, दो ही चीज है। एसेट्स की बात करें तो हो सकता है फिक्स एसेट्स हो सकता है करंट एसेट्स हो, या मैं नाम लिखूं तो बिल्डिंग हो सकता है हमारा स्टॉक, हो सकता है हमारा मशीनरी। मान लो 10,000, 5,000 और 10,000, ये तीन चीजें हो सकता है। लाइबिलिटी में क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, मे बी क्या 100% कैपिटल एक्स और वाई का होगा। मान लेते हैं 5,000 और 5,000 टोटल 10,000। क्रेडिटर होगा, मान लिया जाए 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा हमारा, मान लिया जाए 10,000। टोटल बैलेंस शीट का हो गया हमारा 25,000, और इधर भी टोटल देखो तो क्या हो गया 25,000। बिजनेस का अपना यही है। प्रॉफिट वगैरह तो कैपिटल में जुड़ गया। तो हमें बैलेंस शीट में से, अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में बोलूं तो हमारा अगर ये चीजें कहीं भी दिखता है किसी बिजनेस का, तो मतलब बिजनेस कंटिन्यू में है, बिजनेस चालू है, बंद नहीं हुआ। अगर इसमें इस बैलेंस शीट में से सारी चीजें अगर मैं हटा दूं, अगर जैसे आपके सामने ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में से अगर मैं ये सारी चीजें एक एक करके हटा दूं, तो आपको बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा, खाली, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरा फर्म बंद हुआ है। बंद का मायने समझे क्या हुआ, कि बैलेंस शीट में से हमें सारी चीजों को हटा देना है। लेकिन जो बैलेंस शीट में से सारी चीजों को हटाएंगे, उसका हटाने का तरीका होगा। तरीका क्या होगा, अब सबसे पहले जब बंद करेंगे ना, तो यहां पे काफी फ्रॉड होता है, क्योंकि यहां पे कंसर्न है कि भैया ये हमारी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी का पेमेंट होना जरूरी है। अगर बिजनेस बंद हो रहा होता है ना, तो ज्यादातर ऐसे करते हैं कि भैया अब हमारा बिजनेस बर्बादी हो गया है, तो क्या लाइबिलिटी का पेमेंट करा, हटाओ उसे, दे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बस बंद करो, हटाओ इसको, टेंशन को। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है प्रोविजन, गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया कोई भी पर्सन, पार्टनरशिप क्या, कोई भी व्यापार हो, कोई भी बिजनेस हो, बंद करने के लिए उसे एक लीगल तरीके से लीगल प्रोसीड्स करना पड़ेगा। लीगल प्रोसेस के मतलब क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट बोलती है अपने लाइबिलिटी का पेमेंट करो पहले। अब ऐसे थोड़ी ना, बैंक से मैंने 5 करोड़ रुपए लोन ले लिया और मैं बोल रहा हूं मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, मर नहीं कर रहा मेरा बिजनेस चलाने का, और अब इस बैंक को बोलूंगा भैया 5 करोड़, अब तो बिजनेस बंद हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस से मांगो जाके, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कहती है कि आपको क्या करना है, लाइबिलिटी को पे करना है। बंद करने से पहले ध्यान रखिए, लाइबिलिटी को पे कर दोगे तभी आपका बिजनेस बंद माना जाएगा।
और लाइबिलिटी को पे जो करोगे ये आप खुद नहीं करोगे, आप डिसाइड नहीं करोगे, आप ऑनर हो मानता हूं, लेकिन आप डिसाइड नहीं करोगे कि लाइबिलिटी का पेमेंट कैसे होगा और क्यों होगा। डिसाइड करेगा इसका दो ही पर्सन, या तो कोई चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट करिए आप, और या कोई आप लॉयर अपॉइंट करिए जो कि अपने प्रोसीजर, अपने निगरानी में ये सब लाइबिलिटी वालों को पेमेंट करेगा। तब माना जाएगा आपका फर्म क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो सबसे पहले मान लेते हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि हमने किसको अपॉइंट किया, सीए को अपॉइंट किया, तो इसको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि फ्री में तो मेरा काम करेगा नहीं वो। तो जो भी सीए को हम पेमेंट करेंगे उसको बोला जाएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस बोला जाएगा, क्योंकि वो बंद करने का खर्चा ले रहा है, दैट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस। या फिर बोला जा सकता है इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस, अभी हम आगे भी देखेंगे। या फिर बोला जा सकता है वाइंडिंग अप एक्सपेंस। वाइंडिंग अप का मतलब भी बंद होता है। और एक और वर्ड आप आगे चल के जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तब समझोगे, लिक्विडेशन। एक वर्ड आता है लिक्विडेशन, आपने शायद बिजनेस स्टडी वगैरह में कहीं अगर पढ़ा हो तो पढ़ा हो लिक्विडेशन। लिक्विडेशन भी बंद करने को बोलते हैं, लेकिन वो जनरली कंपनी बंद करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन अभी हम फिलहाल कंपनी बंद नहीं कर रहे हैं, हम बंद क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप। तो हम इस तीन वर्ड का ही यूज करने वाले हैं। अब मैंने कहा सर बंद करने का मतलब क्या होता है, बंद करने का मतलब बैलेंस शीट के सारे एसेट्स और लायबिलिटी अगर आपके खाली हो गए तो बंद हो गया फर्म। तो सर कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको सोल्ड करने वाले हैं। ये जितने भी एसेट्स है इसको क्या करेंगे, बेच देंगे। और बेचने के बाद हमारे पास पैसा आएगा, आएगा या नहीं आएगा पैसा। मान लेते हैं ये 25,000 का एसेट्स है, लेकिन जरूरी नहीं है ये 25 का बिके, हो सकता है 30 का बिक जाए, बिल्डिंग महंगी बिक गई। और हो सकता है कि ये 10,000 का ही बिके, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो सपोज करो ये सारे के सारे एसेट्स कितने का बिक गया, 30,000 का बिक गया मान लेते हैं। अब हमारे पास 30,000 रुपए आ गए। अब हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी को पे करेंगे। कहां से पे करोगे, सर आया ना यहां से पैसा, आपका पैसा आ गया। अब अगर मैं इस एसेट्स को बेच दूं तो ये सारे एसेट्स हमारे यहां से क्या होंगे, हट जाएंगे। अब जब एसेट्स बेच ही दिया तो बैलेंस शीट में एसेट्स किस बात का है ही नहीं, ये खत्म हो गया। अब इस एसेट्स के बदले आपके पास क्या आया, पैसा, दैट इज 30,000। अब आपको पेमेंट किसको करना है, इसको। अब यहां जरूरी नहीं है कि अगर 15,000 रुपए का लाइबिलिटी आपको दिख रहा है तो 15,000 ही पे करोगे। हो सकता है क्रेडिटर को ज्यादा देना पड़ जाए, और हो सकता है क्रेडिटर डिस्काउंट में ले ले पैसे, तो कम और ज्यादा हो सकता है। मान लिया जाए, हम ये मानते हैं कि ये 20,000 में सेटल हुआ है हमारा, ज्यादा ही देना पड़ा है, तो इसको पेमेंट कितना कर देंगे हम, 20,000। जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे तो हमारे बैलेंस शीट में ये भी हट जाएगा। अब भी हमारे पास कुछ पैसे बच गए हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे आए कितने थे और पेमेंट कितना किया। अब ये हमारा बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया बंद करने में। क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया। अब इस 10,000 को हम इन दोनों पार्टनर के बिटवीन, रेशियो 1:1 है, तो जो भी इनको दे देंगे और ये पैसा अपने ये घर के लेके चले जाएंगे। जब ये दोनों पार्टनर इस बिजनेस में से अपने अपने घर अलग हो जाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा यहां से। अब हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, कंप्लीटली खाली। अब फर्म क्या हुआ हमारा, डिसॉल्व हुआ। समझे बात, आप समझ में आ रही है आपको बात। तो फाइनली फर्म को डिसॉल्व करने का एक प्रोसेस है। लेकिन यहां पे मेन क्या पॉइंट नजर आया आपको, मेन पॉइंट देखा जाए तो एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटी का, ये मेन है। तो एसेट्स को कैसे बेचना है या लाइबिलिटी को कैसे पे करना है, ये हमें एग्जामिनर बताएगा, और जो एग्जामिनर बताएगा उसी को हम एडजस्टमेंट का नाम देंगे। जैसे बोला गया कि बिल्डिंग आपको 10% मोर पे बिक गया, और अच्छा बेचने के लिए ना एक वर्ड यूज होता है, रिलाइज। रिलाइज वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। और हम जब बेचेंगे तो एक अकाउंट जो बनाने वाले हैं हम, उस अकाउंट का नाम होगा रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रिलाइज का मतलब सेल होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो सर रियलाइजेशन जो आप अकाउंट बनाने वाले हो उसके अंदर क्या होने वाला है, तो नाम है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का मतलब चीजों को बेचना।
तो सर क्या होगा अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे सारे के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे। क्या बेचे जाएंगे? आपके सारे के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे और लाइबिलिटी को पे किया जाएगा। यहां पे बैलेंस शीट की तरह से नहीं होगा। यहां पे जैसे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है, ये है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा अभी पीछे एग्जांपल पे लेके चलूं तो बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटी था। इस अकाउंट में सबसे पहले, क्योंकि आप कुछ भी बेचते हो तो आप सबसे पहले उसको अरेंज करते हो। अगर मान लेते हैं, आप घर के एग्जांपल लेते हैं, दिवाली के टाइम पे कुछ बेचना हो तो जो भी स्क्रैप बेचते हो पहले अलग इकट्ठा कर लेते हो, भाई ये बेचना है हमें। या फिर किसी भी कबाड़ी वाले को घर पे बुलाते और बोलते भाई जो सामान मिले ले जा। ये तो नहीं बोल सकते हम क्या करेंगे? जो बेचना है, रद्दी बेचना है, उस रद्दी को, और बोलेंगे भैया ये चीजें हैं जो कि बेचनी है। तो ऐसे ही जो जो एसेट्स बेचने वाला है उस एसेट्स को पहले अलग करके यहां रखो। तो यहां पे हम जो रखने वाले हैं वो रखेंगे सन्ड्री एसेट्स। इसका मतलब सर कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं कि जो नहीं बिकते। हां, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एसेट्स में ही होता है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसे बेचा नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ ऐसे लाइबिलिटी भी हो सकते हैं जिसको नहीं पे करना हो। तो हम यहां पे जब एसेट्स को लिखेंगे, जो हमें बैलेंस शीट दिया होगा, हम कौन से एसेट्स को लिखने वाले हैं? सारे एसेट्स को लिखेंगे, बस दो एसेट्स को नहीं लिखने वाले। एक तो मैंने बोला एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वो बिकेगा नहीं। दूसरा कैश। क्या आप कैश को बेच सकते हो क्या? नहीं। मैंने बोला ये अकाउंट कौन सा, जहां पे हम एसेट्स को, अगर आपके पास कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है तो उसको बेचोगे थोड़ी, वो तो ऑलरेडी कैश या बैंक के फॉर्मेट में है। तो यहां पे सारे एसेट्स लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल स्टॉक, फॉर एग्जांपल मशीनरी, फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस, ऑल, और डेटर। डेटर के यहां पे मैं एक वर्ड लगा रहा हूं ग्रॉस, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा। सारा एसेट्स, यानी यहां पे जितने एसेट्स आपको बेचने हैं सब लिखोगे, लेकिन मैं इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसे छोड़कर, मतलब जो मैं नाम लिखने जा रहा हूं इसको मत लिखना यहां पे। जैसे क्या क्या? कैश, बैंक और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, समझ जाओगे ये। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस समझते हो? उसका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस। क्या होता है उसका मतलब? लॉस नहीं लिखना, लॉस यहां पे आ जाएगा, समझे? अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, क्योंकि अब देखो, अब ध्यान देना, ये साइड क्या है और ये साइड क्या है, और बैलेंस शीट में जो एसेट्स होता है साइड तो नहीं लिखते इसका, लेकिन हमें पता है डेबिट ही होता है। तो मैंने अभी बेचा नहीं है, बेचता तो मैं कहीं ना कहीं क्रेडिट करता, अभी क्रेडिट नहीं किया, मैंने बेचा नहीं है। मैंने अभी एसेट्स को बेचने की तैयारी कर ली है कि भैया इनको मैं बेचने वाला हूं। अब ऐसे ही मैं लाइबिलिटी वहां से निकाल लूंगा जिसको मैं पे करूंगा। तो लाइबिलिटी जब मैं यहां निकाल लूंगा, थोड़ा ऊपर एक दो लाइन, एक यहां पे मैं लिखता हूं सन्ड्री लाइबिलिटी। ऐसे कौन कौन से लाइबिलिटी है जिसको पे करोगे? भाई सारी लाइबिलिटी भी पेमेंट नहीं होती, ध्यान रखना। क्यों सर सारी लाइबिलिटी क्यों नहीं पेमेंट होती? कुछ लाइबिलिटी जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का पेमेंट नहीं होगा, कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा, रिजर्व का पेमेंट, क्योंकि वो तो पहले ही हमारा ही हिस्सा है, तो हम उसको कहां पे करेंगे? अपने आप को कभी पेमेंट नहीं करेंगे। तो लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि बिल्स पेबल, जैसे कि बैंक लोन, समझ रहे हो बात? जैसे कि बैंक लोन, ये लाइबिलिटी आ गया। क्या हमने अब इसको, या तो दो तरीके हैं इसको फॉर्मेट को करने का, या मेरे लिए तो मैं तो हमेशा से ये बताता हूं कि आप इनसाइड में लिखिए सबको और एक साथ टोटल करके क्या करिए, या फिर आप बाहर बाहर ही लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक टोटलिंग का तरीका है और ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने एसेट्स बेच दिए या नहीं बेचे?
अभी नहीं बेचे। क्या लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया? जो मैंने अपने बैलेंस शीट में से सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी जो थे उसको मैंने लिखा है यहां पे, इस प्रोसेस को बोला जाता है एसेट्स लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना। अभी तो सिर्फ एक अकाउंट से उठा के हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब लाइबिलिटी में भी सर बताया कि कुछ नहीं होगा जिसे हम पे करेंगे एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब रिजर्व में सब कुछ आ गया, रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का थोड़ा सा और वर्कमैन कंपनसेशन का भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है। जो पहले आपने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में किया था वहां वाला तो सब में सेम था, यहां पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो जैसे जैसे आएगा तो हम सीखेंगे, लेकिन यहां पे नहीं लिखना हमें रिजर्व, ठीक है। अभी भी आपने कोई एसेट्स बेचा नहीं और लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया, तो पहला अगर मैं स्टेप आपको लिखूं, अगर मैं इसके स्टेप्स बनाऊं, अब सर एक माइंड में क्वेश्चन आता है, तो मैं इसलिए कि सर अगर आपने इन चीजों को यहां नहीं लिखा, इन चीजों को यहां नहीं लिखा तो कहीं और लिखेंगे, हां इसको कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस अकाउंट का नाम जानते हो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल। इस अकाउंट का नाम होने वाला है, मान लेते हैं 2 ही पार्टनर है, यहां रेशो वगैरह न्यू रेशो इन सब से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, और ये बनेगा हमारा बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। ये बनेगा बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। देखो बातें नहीं करना, क्या फायदा, 1 घंटे की क्लास में आप 1.5 घंटे सोच रहे हो बात कर लेंगे। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और जिन बच्चों का एडमिशन चैप्टर या रिटायरमेंट चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, अगर वो लकी रहे तो एडमिशन के ऑप्शन में ही आ जाएगा और रिटायरमेंट के ऑप्शन में आ जाएगा। ये फिर 6 नंबर का एक क्वेश्चन, लेकिन आएगा जरूर। और जिन बच्चों ने सारे चैप्टर अच्छे से किया है वो लकी रहे तो ये अलग से 6 नंबर का आ जाएगा। तो 2 हो गया ना 6 नंबर का, एडमिशन भी और डिसोल्यूशन भी। ऑप्शन में आ गया तो जो बच्चे सही से मेहनत कर रहे हैं उनका नुकसान हो गया, क्योंकि यार 6 करके 12 बन सकते थे, तो अब 6 ही बने मेरे, क्योंकि ऑप्शन में आ गया। और जिनका नहीं पढ़ाई करी है उनके लिए फायदा हो गया कि हमारा 6 नंबर का कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में ज्यादातर तो वैसे डिसोल्यूशन के चॉइस में डिसोल्यूशन आता है, या तो जर्नल एंट्री आता है इसका, या फिर आप इसके अकाउंट फॉर्मेट में करिए। अकाउंट फॉर्मेट की बात कर रहे थे, इधर ध्यान दीजिए। अब बात कर रहे थे सर ये जो मैंने लिखा एक्सेप्ट कैश और बैंक, तो हमने एक अकाउंट बनाया कैश और बैंक, तो जो भी कैश और बैंक है इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, और पार्टनर्स कैपिटल इधर आ जाएगा बैलेंस बीडी, और रिजर्व भी इधर आ जाएगा। और भी एसेट्स में कुछ छोड़ा था ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो 2 इधर आ जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इधर आ जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखो, जो मैंने एक्सेप्ट बोला था उसे इस अकाउंट में लिखने के लिए मना तो किया था, लेकिन मैंने दूसरे अकाउंट में इसको लिख दिया। मैंने कहा सारे एसेट्स लिखना भाई, कैश और बैंक मत लिखना। पता है क्योंकि इसके लिए सेपरेट अकाउंट बन रहा है कैश बैंक, और लॉजिकली भी है कैश को कहां बेचोगे आप। और ऐसे ही मैंने कहा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इनकी जगह पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में बनाई गई है। ऐसे ही कहा सारी लाइबिलिटी यहां लिख लो एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, ये कहां पहुंच गया पार्टनर्स कैपिटल में। रिजर्व कहां पहुंच गया, तो जो एक्सेप्ट वाली लाइन लिखा है तो ये यहां ना जाके मैंने दूसरे अकाउंट के अंदर आपको बता दिया कहां कहां जाएगा। अब जाके कंप्लीट बैलेंस शीट हमारी खाली हुई है, पहले खाली नहीं हुई थी बैलेंस शीट, क्योंकि आपने क्या करा था बैलेंस शीट में, कैश तो छोड़ दिया था, पार्टनर्स कैपिटल तो छोड़ दिया था बैलेंस शीट में, क्योंकि आपने जब सारे एसेट्स लिए तो ये सारी चीजें छोड़ के लिए थे ना, तो बैलेंस शीट में रह गया था ना भाई ये तो। और ऐसे ही लाइबिलिटी लिए तो इन चीजों को छोड़कर यहां पे लिया था, तो बैलेंस शीट में वो भी पड़ा रह गया। अब हमने बैलेंस शीट से कैश कैपिटल वगैरह सब उठा के भी इस अकाउंट के अंदर डाल दिए, तो अब मेरे बैलेंस शीट में 0 बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, खत्म, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात को, खत्म हो चुका है बैलेंस शीट। अगर मैं पीछे की बैलेंस शीट आपको दिखाऊं तो जो मैंने यहां डेटा लिखा था सब खत्म हो चुका है। और जब ये सारा प्रोसेस करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमने बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया। अब इसको बेचना है,
पहले एसेट्स को बेचना है या पहले लाइबिलिटी पे कर दें? पहले एसेट्स बिकेगा, पैसे ही नहीं होंगे तो पे कहां से करोगे, है ना? तो सारे एसेट्स को बेचना है। अब अगर मैं एसेट्स बेचने की बात करूं, एसेट को अगर मैं सोल्ड करने की बात करूं, तो सर एसेट्स जो सोल्ड होते हैं ना, वो हो सकते हैं 3 तरीके से। एसेट सोल्ड जो है वो हो सकते हैं 3 तरीके से। एक तो भैया आपने नगद बेच दिया, कैश में या फिर बैंक से डायरेक्ट जाके आपने सोल्ड कर दिया किसी पार्टी को। मान लो तो बिल्डिंग किसी को पसंद आया, उसको बिल्डिंग दे दिया, पैसे आ गए। एक तो ये तरीका है जो कि नॉर्मल है। दूसरा, कई बार ऐसे सिचुएशन में कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय काम करता है ना वो ले लेते, या फिर जो पार्टनर है वही ले लेता है। कई बार मैं अगर एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, अभी पहले एम्प्लॉय से समझना। ऑफिस के अंदर अगर किसी काम कर रहे हैं तो वहां पे मान लेते हैं सपोज लैपटॉप जो है, तो बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर लैपटॉप को इतना नहीं चलाया जाता, थोड़े दिन चलाते हैं, 2 साल 3 साल, और अच्छे कंडीशन में उसे बेच देते हैं सस्ते दामों पे। तो जो एम्प्लॉय होता है वहां का, उसने सोचा यार मेरे बच्चे के लिए काम आएगा, एक काम करता हूं ये लैपटॉप मैं अपने घर ले जाता हूं और जो भी पैसे मिलते हैं वो दे दूंगा मालिक को। तो सेम ऐसे पार्टनर्स के जब एसेट सारे बिक रहे हो, मान लो 2 एसी हैं, अभी नए लाया था पिछले महीने, और कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ बंद करना पड़ रहा है, तो वो पार्टनर बोलेगा यार इस एसी को बेचने जाऊंगा, 50,000 का हम ही खरीद के लाए थे और बिकेगा 20,000 में। इससे अच्छा 20 में जो बिकेगा हम एक काम करते हैं अपने घर ले जाते हैं और पैसे हम दे देंगे फर्म को। पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो दूसरा हो सकता है एसेट्स क्या हो, पार्टनर्स टेकन कर ले, पार्टनर्स क्या कर ले, तो ये भी माना जाएगा आपका एसेट्स क्या हुआ है, बिका ही है। ये भी क्या होगा, बिका ही है, पार्टनर्स टेकन कर जाए। तीसरा क्या ऑप्शन आएगा आपके पास, तीसरा आएगा सेटल हो जाए। तीसरा ऑप्शन आएगा सेटल हो जाए। सेटल का मतलब क्या है, अब ये जो क्रेडिटर है, इस क्रेडिटर जो यहां क्रेडिटर दिख रहा है, इस क्रेडिटर को सपोज करो कि इस क्रेडिटर को ये मशीनरी पसंद आ गया। उसने बोला भाई मेरे को पैसे देने थे मत दियो, मेरे को वही वाली मशीनरी दे दे, बात बराबर हो जाएगी। समझ में आ रही है? जो ये मशीनरी है क्रेडिटर को, वो ये मशीनरी पसंद आ गया, इसने बोला कि मेरे पैसे 50,000 है, मशीनरी भी दे रहा 50,000 का, एक काम कर ये मशीन दे दे, बात बराबर कर ले। तो बोलेगा ठीक है भाई मेरे को तो बेचना ही था, तू ही ले जा। हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। क्या हो गया हमारा, यानी एसेट्स को किसी लाइबिलिटी होल्डर ने एक्वायर कर लिया। तो कितने तरीके से हम एसेट्स को बेच सकते हैं, 3 तरीके से। या तो कैश और बैंक से नॉर्मल बेचेंगे, दूसरा या फिर पार्टनर्स ले जाएगा उठा के अपने साथ, और तीसरा जब ये क्या होगा, सेटल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब फुल सेटल में भी हम आगे डिटेल में जाएंगे, सेटल भी आपके 2-3 तरीके से हो सकते हैं। सेटल भी देखा जाए तो 2-3 तरीके से हो सकते हैं। सर 3 तरीके से कौन सा, एक हो सकता है फुल सेटल। जैसे मान लेते हैं बिल्डिंग 10,000 या 1 लाख और क्रेडिटर 90,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1,10,000 हो। अब 90,000 था, फर्म ने बोला भाई क्रेडिटर एक काम कर तू बिल्डिंग ले जा, बात खत्म कर, कोई लेना देना बराबर, सेटल हो गया, तो फुल सेटलमेंट हो गया। या 1 लाख था, फर्म ने बोला कि भैया क्रेडिटर तू बिल्डिंग ले जाना है तो ले जा, 1 लाख तेरा था, 1 लाख बराबर। 1,10,000 था तब भी। तो जब हम सेटल करेंगे ना एसेट से, तो जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू हो, सेम भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जब भी ऐसे सेटलमेंट होगा, और ये किस सेटलमेंट की बात कर रहा हूं मैं, फुल सेटलमेंट की बात कर रहा हूं। कौन से सेटलमेंट की बात कर रहा हूं, तो जब भी फुल सेटलमेंट होगा तो इसकी हमेशा याद रखना नो एंट्री होगा, कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसा आया ना गया, कोई एंट्री नहीं करेंगे, बस इसने एंट्री कर रखा है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ भी लेता है इसकी जर्नल एंट्री बताओ, तो वहां पे पूरा फॉर्मेट बनाते हैं और वहां पे लिखते हैं नो एंट्री, ताकि एग्जामिनर, अब नो एंट्री का मतलब आप छोड़ के आ जाओगे। पहला क्वेश्चन आ गया मान लेते हैं 2 नंबर का, और आपको पता है इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, आप करके ही नहीं आओ, तो एग्जामिनर क्या समझेगा, आपको आता नहीं है। तो उसकी जगह पे आप क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओगे और वहां पे लिख के आओगे नो एंट्री, इसकी एंट्री
नहीं होगी। एक तो ये है। दूसरा हो सकता है, अब क्रेडिटर को हम पेड करेंगे, यानी मान लो बिल्डिंग जो है वो 1 लाख का है और जो क्रेडिटर है वो मान लेते हैं 1,20,000 का है। ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, तो क्रेडिटर क्या एक्वायर करके ले गया? बिल्डिंग। फिर भी क्रेडिटर को 20,000 कम पड़ रहे हैं, तो कम पड़ रहे हैं तो बैलेंस अमाउंट जो भी होगा हमें पेड करना पड़ेगा। कितने? 20,000। तो यहां पे हम एंट्री करेंगे और इस केस में एंट्री होगा वो 20,000 का होगा ओनली। कितने का होगा? तो यहां पे पेड टू क्रेडिटर वर्ड है, मेरे क्रेडिटर को और पैसे देने हैं 20,000। समझ में आ रहा है कैसे देने? भैया 1 लाख की बिल्डिंग थे, 1,20 बन रहा था हिसाब किताब, तो बिल्डिंग से तो 1 लाख तक तो बराबर ही हो गया हिसाब, तो अब 20,000 और बच रहे हैं, तो मैंने बोला चल यार ठीक है 20,000 और ले ले, अपना हिसाब बराबर कर ले। तीसरा क्या हो सकता है? पेड बाय क्रेडिटर। पेड बाय क्रेडिटर। अब क्रेडिटर हमें देगा। अब बताओ ऐसा कौन सा केस होगा जब क्रेडिटर देगा? अब बिल्डिंग मेरा 1 लाख का है, क्रेडिटर 70 का था। बिल्डिंग कितने का है मेरा? 1 लाख का, और क्रेडिटर कितने का था? तो मान लेते हैं बिल्डिंग 1 लाख और क्रेडिटर 70,000। तो नाउ रिसीव फर्म करेगा 30,000 और किससे ले लेगा? क्रेडिटर से ले लेगा। तो अब पेड बाय हमें क्रेडिटर उल्टा पैसे देगा, बोलेगा भाई 1 लाख था, 70,000 मेरा बाकी था, एक काम करो फर्म 30,000 ले लो, बराबर कर लो। तो जब सेटलमेंट होगा तो 3 ऑप्शन ही हो सकते हैं, चौथा कोई ऑप्शन नहीं। या हो सकता है पूरा बराबर हो जाए, या लाइबिलिटी को हमें और पैसा देना पड़े, या लाइबिलिटी होल्डर को हमें पैसा देना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्डिंग तोड़ के थोड़ी ले जाएगा कि ले भाई मैं तोड़ देता हूं 1 लाख के बराबर कर लेते हैं, वो तो पूरा ही ले जाएगा, तो उसमें तो नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें या देना भी पड़ सकता है या लेना भी पड़ सकता है। तो अब हमारे पास पार्टनर्स जब टेकन करेगा, एक क्या है कैश में बिकेगा, एक सेटल्ड होगा। समझ में आ रही है बात आपको? अब अगर मेरे पास ये अकाउंट है, इस अकाउंट में मैंने कहा कि भैया बेचना है, तो हम बेचते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो बाय साइड में जब आप कैश में बेचोगे तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से नीडेड होगा वो लिखेंगे हेडिंग। मैंने बिल्डिंग बेचा तो इसके नीचे लिखूंगा बिल्डिंग, जितने का भी बेचा ये बिल्डिंग आ गया। अब ये जो बिल्डिंग अमाउंट आया ना यहां पे जो मैंने लिखा, जरूरी नहीं है कि यहां 1 लाख था तो 1 का ही बिकेगा, जितने का बिकेगा ये हमें एडजस्टमेंट बताएगा कि भाई ये वाली बिल्डिंग जो थी उसे हमने मतलब 10% ज्यादा पे बेच दिया, 15% कम पे, वो कौन बताएगा हमें? एडजस्टमेंट बताएगा। तो ये मेरा बिल्डिंग बिक गया, मैंने यहां से अगर इसके नीचे लिख दिया तो बिक गया, तो देखो बिल्डिंग कहां आ गया? क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब हमने बेच दिया बिल्डिंग को, ठीक है ना? और बेचा कैसे? कैश में। अब इसके बाद स्टॉक को भी बेच दिया, तो मैं इधर बाय साइड में ही यहां पे लिख दूंगा क्या? स्टॉक, जो बिक गया इसके नीचे। अब मान लेते हैं मशीनरी एक पार्टनर को पसंद आ गया, तो ये भी बेचने का एक तरीका है, वो पार्टनर क्या करेगा? अपने साथ ले जाएगा। तो जब पार्टनर ले जाएगा तो हम बाय साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, और ब्रैकेट में मशीनरी लिखना चाहो तो इच्छा है आपकी। ये ले गया। कितने एसेट्स बिक गए? ये भी बिक गया, ये बिक गया, मैं टिक लगा देता हूं, ये बिक गया, ये बिक गया, ये बिक गया। अब प्रीपेड एसेट्स के बारे में क्वेश्चन में, या फिर डेटर को मान लेते हैं, डेटर को क्रेडिटर आपस में सेटल कर गए, क्रेडिटर बोलता है मैं ले गया और बात बराबर करो, तो इसकी कोई एंट्री करेंगे क्या? बस इसको छोड़ देंगे। भाई एडजस्टमेंट में भले ही दे रखा होगा कि क्रेडिटर टेकन ओवर डेटर इन फुल सेटलमेंट, ऐसे लिख दिया एडजस्टमेंट में, तो अब आगे आपका डेटर रियलाइज हो गया है, लेकिन उसकी एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वही क्रेडिटर हमें 10,000 और देता तो मैं यहां डेटर लिखता और यहां पे कितना लिखता? सिर्फ 10,000 रुपए अमाउंट लिखता। समझे? इसके बाद मान लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दे रखा, तो हम ये मान लेते हैं, ये माना जाता है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस की जगह पे मैं काट के ना गुडविल लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहां क्या लिखा था? गुडविल। क्या लिखा था? अब गुडविल के बारे में नो इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी नहीं है,
कि इसे कैश में बेचा या पार्टनर ले गया, ये सेटलमेंट हो गया है तो एसेट्स। अब आप समझ सकते हो बिजनेस जब बंद होता है तो उस टाइम पे उसकी गुडविल ना बहुत खत्म हो चुका होता है ऑलमोस्ट, तो हम ये मानते हैं कि ये एसेट्स बिकेगा ही नहीं, जीरो का होगा। तो जब एसेट्स को आप बेचोगे तो क्या ध्यान रखना है, अगर कोई बिका है बैंक और कैश में तो यहां आ जाएगा, कोई पार्टनर ले गया तो वो कहां आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। कहां आ जाएगा हमारा, और जिस एसेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसको छोड़ देंगे, खत्म, उसको कुछ भी। जब हम एक क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। अभी तो मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हो। तो अगर कैश बैंक में बिकेगा तो कैश बैंक के नीचे, अगर पार्टनर्स ले गया तो किस नाम से आ जाएगा, अगर सेटलमेंट हो गया फुल तो नहीं आएगा। अगर कोई एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस एसेट्स को भी मान लेंगे वो जीरो हो गया होगा। क्या मान लोगे, तो अगर जीरो में है तो अगर मैं यहां पे गुडविल लिख भी दूं और यहां जीरो लिख दूं तो ये कोई मतलब थोड़ी ना है, इससे अच्छा हम उसको नहीं लिखेंगे। समझ में आई बात आपको, हमने सारे एसेट्स बेच दिए, मर्जी है। बाकी लिखोगे तो फायदे में ये रहेगा कि हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो हमें पता रहेगा कि क्या क्या चीजें बिका क्या नहीं बिका। समझ में आई बात आपको, यहां तक क्लियर है। आपकी एंट्री नहीं है तो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इसका सेटलमेंट हुआ होगा। उससे पता, वो एडजस्टमेंट तो पता ही होगा ना। अब एनालाइज सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट के बिहाफ पे नहीं करेगा, क्या डील हुआ है। अब रियल लाइफ में क्या होगा, जब डिसोल्यूशन होगा तो हम उस बंदे को बुला लेंगे, भाई कैसे कैसे बिका बता। मैं, अब मेरे को डाउट होगा, भाई डेटर कहाँ गए, तू तो बता ही नहीं रहा, डेटर तो है ही नहीं, किसने ये करा, तो मैं उस बंदे को बुलाऊंगा, वो मेरे को समझाएगा रियल लाइफ में कि भाई ऐसा हुआ था, ये डेटर ना क्रेडिटर के साथ। मैंने ठीक है ओके। वैसे जो चीजें आपको यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, अपने आप पता करने का कोई तरीका ही नहीं है। आप जिसने करा है उसको बुला के पूछ सकते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। इसके बाद अब लाइबिलिटी पेमेंट करने की बारी है। लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे तो टू साइड से, टू क्या करेंगे हम, बैंक या फिर कैश, वट एवर नेम। अब क्रेडिटर आप नहीं कर सकते पेमेंट, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर डेटर आपस में क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे ना ये दोनों, तो यहां भी पेमेंट नहीं होगा उसका। अब बीपी है तो बिल्स पेबल का मैं यहां पे लिखूंगा और बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। अब सपोज करो बैंक लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, बैंक लोन के बारे में, तो अगर किसी के बारे में जानकारी भी नहीं है तब भी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी की क्या करनी पड़ेगी आपको, यानी एसेट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या मान लोगे, जीरो। लेकिन लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जीरो नहीं मानना, उसको सेम वैल्यू पे पेमेंट कर देना है। सेम वैल्यू पे क्या करेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे हमने दिया है भाई पैसा। अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर बोलता है मैं पेमेंट कर दूंगा, पार्टनर कहता है मैं पेमेंट कर दूंगा, जैसे एसेट्स तीन तरीके से गए ना, ऐसे ही अगर मैं सेम बात करूं ना तो लाइबिलिटी की बात करूं मैं, तो लाइबिलिटी भी यही तीन तरीके हो सकते हैं। बस क्या होगा, या कैश बैंक से सोल्ड होगा, या पार्टनर टेकन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, या सेटल होगा। और यहां पे बस मैं एसेट्स की जगह पे मैं यहां पे एंट्री कर दूंगा लाइबिलिटी पे, लाइबिलिटी को पे। या तो आप भैया कैश या बैंक से सोल्ड ना करके यहां पे वर्ड क्या हो जाएगा, कैश या बैंक में क्या कर दोगे, पेड कर दोगे। पार्टनर्स लेके जाएगा, पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, भैया मैं पेमेंट करूंगा तो मैं ले जा रहा हूं, या सेटलमेंट होगा तो सेटलमेंट हो ही रहा है। तो जब कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो कैसे करेंगे, टू साइड में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। अब हमारा बुक्स जो है डबल एंट्री से शुरू भी होता है तो डबल एंट्री पे क्लोज भी होना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा, है ना। तो अब देखो हमने एसेट्स को यहां लिखा, सारे एसेट्स को बेच दिया, तो जो ये कैश के अंदर बैलेंस है, ध्यान देना आप, पहले मैं ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, ये पार्टनर्स कैपिटल ये भी बन गया। अब हम इस इंफॉर्मेशन में से जो कैश या बैंक में बेचा है आपने, पैसा तो आया होगा, तो पैसा अगर आया होगा तो बैंक में जाना चाहिए, तो यहां पे लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और यहां अमाउंट आ जाएगा, क्या आएगा, सन्ड्री एसेट। कौन से सन्ड्री एसेट्स, भाई जो आपने ये वाले एसेट्स बेचे हैं ना, ये वो यहां पहुंच गया क्योंकि पैसा आया है। ऐसे ही लाइबिलिटी का अगर पेमेंट किया तो पैसा गया होगा, तो उसे भी कहां लिखेंगे, कैश, या तो इसे किधर लिखेंगे, बाई साइड में,
बाय रियलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं REL, और ब्रैकेट में सन्ड्री लाइबिलिटी। ठीक है, और जो एसेट्स पार्टनर लेके गया है तो उससे उसके कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, आप दिमाग लगा के बताओ। एक पार्टनर बिजनेस में से एक एसेट्स उठा के ले जा रहा है, तो कैपिटल क्या होना चाहिए उसका, कम तो डेबिट होना चाहिए। तो अगर यहां बाय में है, आपको पता होना चाहिए जब भी एक चीज दूसरे अकाउंट में जाता है तो साइड बदल देता है। तो ये अगर यहां बाय में है तो यहां पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन। जैसे ये ले गया मशीनरी, तो ब्रैकेट में मशीनरी लिख देंगे, एक्स ले गया तो एक्स के अकाउंट में, वाई ले गया तो वाई के। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है, जिम्मेदारी फर्म की थी लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, तो उससे उसका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो फर्म को पैसा दे रहा है। तो उससे क्या होगा, तो अब देखो यहां टू में है तो यहां पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, और यहां पे अगर उसने मान लेते हैं कुछ भी XYZ लाइबिलिटी लिख देता हूं, लाइबिलिटी पे किया, जिसने भी पे किया उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद इस अकाउंट को बंद करोगे। पहले हमारा बनता था, इससे पहले जो अकाउंट बनाते थे वो रीवैल्यूएशन था, वो बड़ा छोटा सा बनता था, ये पूरे पेज पे जाएगा, ध्यान रखना इसमें बड़ा अकाउंट यही होगा। तो अब यहां की साइड आया तो प्रॉफिट आएगा, और यहां के साइड आया तो, और लॉस हुआ तब भी XY में बटेगा, प्रॉफिट हुआ तब भी, और जो रेशो दे रखा होगा ओल्ड रेशो ही होगा, उसी रेशो में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट, और लॉस हुआ तब भी पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस से पार्टनर्स कैपिटल घट जाएगा। यहां तक समझ में आए। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका टोटल। अब पहले हम इसका टोटल करते थे तो क्या लिखते थे, बैलेंसिंग फिगर को, बैलेंस, अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या लिखते थे, बैलेंस CD, यहां लिखते थे ना टू बैलेंस CD, बट CD का मतलब तो होता है कंटिन्यू आगे जाएंगे हम, लेकिन डिसोल्यूशन में कोई भी ऐसी हमारी इच्छा ही नहीं कि हम आगे जाएं। तो अब CD ना लिख के अब बैलेंस को मैच करोगे आप बैंक से या कैश से, जो भी अकाउंट आपने बनाया है, बैंक से या फिर कैश से। अब दोनों साइड निकल सकता है, इधर भी बैलेंस निकल सकता है, इधर भी बैलेंस निकल सकता है। मैंने मान लिया मेरे दोनों बैलेंस इधर निकला, तो इधर निकलने का मतलब भैया पार्टनर को पैसे देने हैं, क्योंकि CD का मतलब होता है पार्टनर का ये बचा हुआ है। तो इधर निकलने का मतलब क्या होता है, पार्टनर को ये पैसे, तो भाई बैंक से पेमेंट कर दो इसको बाय पार्टनर्स कैपिटल, X को और Y को। जब आप ये काम कर लोगे पूरा, तो आपका क्या होगा, दोनों बैंक या कैश अकाउंट जो भी बन रहा हो, दोनों आपस में मैच हो जाएगा। तब समझना आपका, जैसे वहां बैलेंस शीट मैच होता तो पता चलता था आंसर ठीक है, यहां पे क्या मैच होगा, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, मतलब ना किसी को लेना ना देना। अगर यहां से बैलेंस CD निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा कि भैया पैसे कहां से बच रहे हैं, वो तो पार्टनर्स ले गए हैं। तो यहां पे ना तो किसी को देना है और ना ही किसी से लेना है, और यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात, समझ रहे हो। तो अगर मैं पूरे चैप्टर को कंक्लूड करूं, दिमाग में लाऊं ना, तो गुडविल तो छोड़ दो, गुडविल को तो मैं मानता ही नहीं कि इतना बड़ा कोई चैप्टर है जिसके लिए मेहनत करना है, गुडविल को छोड़ दो। तो मैं सभी को अगर रिकॉग्नाइज करूं ना, तो सबसे इजी चैप्टर जो आएगा और ज्यादा नंबर का है वो ये है, क्योंकि इसमें सिंपल क्या करना है, सारे एसेट्स पहले यहां लिख लिए जो नहीं लिखने, उसके बाद सारे लाइबिलिटी लिख लिया, उसके बाद कुछ एसेट्स जो छोड़े वो पार्टनर्स कैपिटल में पहुंच गया, कुछ लाइबिलिटी जो छोड़ा वो पार्टनर्स कैपिटल में पहुंच गया, और एसेट्स को अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट क्या करना है, बेच देना है, और लाइबिलिटी को अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट पे कर देना है। बैलेंसिंग फिगर निकल के ट्रांसफर होना चाहिए। अब बैलेंसिंग फिगर में आपको थोड़ा समझाऊं ना, कई बच्चे ना बैलेंसिंग फिगर में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये जो हम सीख रहे हैं दैट इज सिंपल डिसोल्यूशन। आगे चल के एडवांस डिसोल्यूशन आता है, उससे आगे चल के और एडवांस डिसोल्यूशन आता है, ठीक है ना। जैसे ये सिंपल डिसोल्यूशन हो गया, एक होता है इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन, एक होता है पीसमेल डिसोल्यूशन। तो जो स्टूडेंट आप में से आगे CPT, CA, CS कोई भी करेगा तो उनको इसके सारे रूप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो बच्चा सिर्फ 12th के बाद BCom करता है, और कई BCom के अंदर जो बाहर की यूनिवर्सिटी है, DU के अंदर आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये चैप्टर फिर से आएगा, थोड़ा सा पार्ट आएगा बस रियलाइजेशन वाला, और जो अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जैसे किसी ने इग्नू से ले लिया, किसी ने और यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, उसको ये दोबारा से फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, उसका प्रोसेस रहता है। तो अब ये हमारा पूरा प्रोसेस है। एक बार मैं प्रोसेस को और थोड़ा सा अलाइन करूं ना, यहां अगर आप देखो तो ये अकाउंट जो बनाया ना, कैसे बनाया पता है, अकाउंट में एक स्मॉल सा बनाता हूं कि कैसे कैसे ये आया है।
तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और दिमाग में ट्रांसफर करने का आपको सिंपल सा फंडा समझ में आएगा कि भाई ट्रांसफर कैसे हुआ है। मान लेते हैं कि मैंने छोटा सा रियलाइजेशन बना लिया, ये अकाउंट है मेरा रियलाइजेशन, मान लो ये रियलाइजेशन है। इसके बाद हमने बनाया इसी के जस्ट नीचे एक पार्टनर्स कैपिटल, इसके बाद हमने बनाया इसी के नीचे जस्ट कैश या बैंक अकाउंट। ध्यान देना, मैंने ये तीनों आमने सामने नीचे बना दिया, ठीक है। अब ये हमारा है कैश अकाउंट और ये है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल एक और बना दे, ये बन गया, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल। अब ध्यान देना, सारे एसेट्स यहां पे आ जाएंगे, सारे लाइबिलिटी इधर आ जाएगा, है ना। इसके बाद एसेट्स इधर बैंक में पेमेंट हो जाएगा और सोल्ड हो जाएगा, लाइबिलिटी यहां पे बैंक से पेमेंट हो जाएगा। और यहां से क्या फाइनल आंसर निकलेगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या क्या निकलेगा। अगर प्रॉफिट निकला तो पार्टनर्स कैपिटल में इधर चले जाएगा, और लॉस निकला तो पार्टनर्स कैपिटल में, यानी इसके बैलेंसिंग फिगर या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा। ऐसे ही यहां पे सारी इंफॉर्मेशन हम पुट कर देंगे। इधर बाय साइड में बैलेंस क्या आ जाएगा हमारा बीडी, और अगर कैश का बैलेंस इधर निकला तो वो इधर चला जाएगा, और अगर कैश का बैलेंस इधर निकला तो वो, और फाइनली ये वाला अकाउंट क्या होगा हमारा आपस में मैच हो जाएगा, तब माना जाएगा हमारा डिसोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अब हमारे एग्जाम में अभी टर्म 1 की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट जो मैंने ये फॉर्मेट कराया ना, ये पूरा कंप्लीट है, पूरा का पूरा कंप्लीट। लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा सर, एग्जाम में हो सकता है सिर्फ आपसे यही बनवाए, ये दोनों पार्ट ना बनवाए, लेकिन हम हर क्वेश्चन में कंप्लीट करके सीखें चलेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। एग्जाम में अगर कुछ चीजें हमें पूरी आती है, उसमें से 2 चीजें बोले ना बनाने तो चलेगा, अगर नहीं आती और एग्जामिनर बोल दे इसको बनाओ तब दिक्कत हो जाती है हमें, ठीक है। तो हम पूरा बनाएंगे, और मैं 90% कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में सिर्फ ये वाला अकाउंट बनाने पाएगा। अभी टर्म 1 की बात कर रहे हैं, अभी मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा, अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं, टर्म 1। बोर्ड में बोर्ड के हिसाब से स्ट्रेटेजी होता है, प्री बोर्ड में प्री बोर्ड के हिसाब से स्ट्रेटेजी होता है। हर किसी का एग्जामिनेशन सेल अलग है, हर किसी का पेपर बनाने का पैटर्न अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी हमने क्या करा, डिसोल्यूशन, थ्योरी का पार्ट भी इसमें से आता है, अभी थ्योरी मैंने इसमें हाथ नहीं लगाया। अभी इस चैप्टर में थ्योरी है थोड़ा सा, जो कि डायरेक्ट थ्योरी भी बन सकता है और एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है ना। तो आप फटाफट से, अगर मैं एक पेज और एड ऑन कर दूं यहां पे डिसोल्यूशन में, तो डिसोल्यूशन में वैसे पता ही चल गया, डिसोल्यूशन में कितने अकाउंट बनेंगे, एक रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करोगे, सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे और एसेट्स को सोल्ड करेंगे और लाइबिलिटी को पे कर देंगे। उसके बाद एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, जो रियलाइजेशन में नहीं गया वो पार्टनर्स कैपिटल में पहुंच जाएगा या फिर कैश अकाउंट में पहुंच जाएगा। जो भी रियलाइजेशन से जो भी हमारा फायदा नुकसान हुआ पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल से जो बैलेंस निकलेगा कहां पहुंच जाएगा, कैश या बैंक जो भी बना रहे हो आप। और इसके बाद कैश और बैंक हमारा दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, और तब जाके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने का दिया हुआ है प्रोविजन आपके मार्किंग स्कीम के अंदर, तो उस हिसाब से देखा जाए। और वैसे फर्स्ट टर्म में मार्किंग स्कीम नहीं, मैं फाइनल में बता रहा हूं, एक आएगा फर्स्ट टर्म के अंदर, तो ये अलग से 6 का आएगा, एडमिशन रिटायरमेंट अलग से 6 का आएगा, जो कि अभी सितंबर 15 से आपके एग्जाम स्टार्ट जो है 14-15 तारीख से। तो उसके अंदर कितने किताबें आ रही हैं, 2 आ रही है, फर्स्ट पूरी और सेकंड में 2 ही चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर पूरा आ रहा है, ठीक है ना। तो आप फटाफट से इसको क्या करिए, यहां से नोटिंग चालू करिए, पहले फॉर्मेट नोट कर लीजिए, उसके बाद जो मैंने आगे रूल्स बताए वो नोट करिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद हमें क्लियरिटी थोड़ी मिल पाएगी, रफली आइडिया कि करना कैसे है क्वेश्चन। समझ में आ रही बात, क्या मैं क्वेश्चन कर दूं इसके साथ, पहले बाद में नोटिंग कर लोगे, क्वेश्चन कर लूं, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाइए क्वेश्चन पे। अभी पहले क्वेश्चन करने तो मुझे, एक क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपके फायदा ही नहीं है, ये सारा काम मुझे लगेगा खराब ही कर दिया है। आपके बुक से हम जो क्वेश्चन करने के ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर
19 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, ठीक है। ये पहले इसमें ना वैसे पहला पार्ट देखोगे ना बुक में तो जर्नल एंट्री दे रखे हैं 18 तक, तो हम जर्नल एंट्री मैं जनरली बाद में कराता हूं, पहले अकाउंट्स वाले करा देता हूं, फिर मैं जर्नल एंट्री कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2023, तो बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत पुराना इन द सेंस सिर्फ 2 साल पुराना है, 2 साल पहले आया। अब आपके सामने एक लाइबिलिटी है और एक एसेट्स है और इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। तो पहले प्रायोरिटी क्या होगा? स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले अगर स्टेप नंबर 1 पे जाओगे तो पहले आप एसेट एंड लाइबिलिटी को ट्रांसफर करिए, टीएफ लिख रहा हूं, ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर का मतलब समझ रहे हो, कहां ले जाना है? रियलाइजेशन में। तो लो जी हमने एक बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट। हालांकि इसमें मैं दोनों पूरा कर सकता था, मैं सिर्फ रियलाइजेशन ही बना रहा हूं इसमें। भाई इधर ध्यान दो आप, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट ध्यान दो, इधर ध्यान दो, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में पहला काम सारे एसेट्स को लिख लो। तो सारे एसेट्स को जब मैं लिखने जाऊंगा तो मेरे पास जो भी एसेट्स है यहां लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट, और जब मैं एसेट्स को यहां लिख रहा हूं तो मैं पहले क्या लिखूंगा? मशीनरी। कितने रुपए का है? 3,20,000। इसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट। कितने का है? 3 लाख। इसके बाद क्या है? कितने रुपए का? 2 लाख। देखो सिंपल मैं एसेट्स नोट कर रहा हूं। इसके बाद डेटर, ये भी लिख लेते हैं, कितने का? 1 लाख का। सिंपल यहां लिख लिया मैंने। कैश बैंक को नहीं लिखूंगा, वो तो आपको मैंने बताया ना, कैश बैंक को। अब हम बाकी के रिमेनिंग अकाउंट बना नहीं रहे, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, इस क्वेश्चन में इररेलेवेंट है मेरे लिए जानकारी, क्योंकि मैं बाकी के अकाउंट बनाता तो इस इंफॉर्मेशन का यूज होता। लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, और सन्ड्री लाइबिलिटी को लिखें तो पहले कैपिटल तो आएगा नहीं, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या है? इररेलेवेंट है, क्योंकि अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल बनाता तो यूज करता। इसके बाद सी का लोन है, तो अब सी का लोन का कंसर्न आ जाता है यहां पे, ये पार्टनर था एबीसी, तो मैं आऊंगा आगे। फिलहाल के लिए सी का लोन मैं यहां ले रहा हूं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, बाकी मैं इस पे डिटेल पे और जानकारी आगे दूंगा। यहां पे मैंने लिख दिया लोन, तो लोन है, सी का लोन लिख दिया। कितने रुपए का है? लिख दिया। इसके बाद क्रेडिटर 1 लाख। इसके बाद कितने का? 2 लाख का। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट खत्म। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहता ऑन द अबव डेट फर्म डिसॉल्व ड्यू टू द सर्टेन आपका डिसएग्रीमेंट अमाउंट द पार्टनर्स, जो भी हमारा एग्रीमेंट वगैरह हुआ, कह रहा है मशीनरी बिक गया, मशीनरी 3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर फुल सेटलमेंट देयर अकाउंट रिमेनिंग मशीनरी सोल्ड। यानी कहने का मतलब है भाई मशीनरी तो मेरे पास 320 का है ना, 320 में से 3 लाख रुपए का तो क्रेडिटर उठा के ले गया और इसको फुल सेटलमेंट कर दिया। मतलब क्रेडिटर मेरा कितने का, वट एवर जितने का भी हो, 1 लाख का था, बोला फुल सेटलमेंट में ले गया, हो ले गया होगा भाई, हमें कोई मतलब नहीं है। उसकी एंट्री करेंगे क्या? नहीं, अभी बताया था उसकी एंट्री। बोल रहा बाकी का जो मशीनरी था, रिमेनिंग मशीनरी हमने कितने का बेचा, तो भैया जो रिमेनिंग मशीनरी बिका है उसकी तो एंट्री करेंगे, बाय बैंक लिख के, और उसकी एंट्री करेंगे जैसे कि मशीनरी और 10,000 का। पहला एडजस्टमेंट को देखो, आपको ये सारे एडजस्टमेंट में अलग से एडजस्टमेंट की क्लास में भी कराऊंगा। मतलब जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे किया था कि सारे एडजस्टमेंट एक बार कंप्लीट करा दिया तो आगे आपको समझ में आया, तो ये तो मैं एक क्वेश्चन लेके करा रहा हूं, तो कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि हमें कैसे पता चलेगा ये हो रहा है ये हो रहा है। तो टोटल इसके भी 15-16 एडजस्टमेंट बनते हैं, वो सारे एडजस्टमेंट, सारे जितने कंसेप्ट हो सकते हैं वो मैं अलग से क्लास लूंगा, जिसमें मैंने शायद 17 या 18 एडजस्टमेंट बनते हैं, जो कि मैं करा दूंगा, जो कि 1 से 2 क्लास जो भी लगनी है। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत जितना मैंने पढ़ाया है, कि जो सेटलमेंट पार्ट हुआ वो सेटलमेंट हो गया, रिमेनिंग को बेच दिया, तो जो हमने बेचा है उसकी एंट्री करेंगे, या जो हमने रिसीव पे जो भी किया है उसकी एंट्री करेंगे। कहता है इन्वेस्टमेंट रियलाइज, रियलाइज का मतलब बिक गया है, कितने का बिका, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट यहां लिखो और 290 का बेचो।
इसके बाद अब आप ये मत समझना सर 3 का था, 290 का, 10,000 का, कुछ नहीं करोगे क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिक अकाउंट्स में जब दोनों साइड बैलेंस लिखते हैं तो प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिक बन जाएगा वो। तो आपको सस्ता बेचा या महंगा बेचा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना इतने का बिका तो हमें यहां पे लिखना है। इसके बाद क्या कहता है, स्टॉक को सोल्ड कर दिया 180 को, तो स्टॉक को सोल्ड कर दिया कितने का, 1 लाख। इसके बाद कहता है डेटर को हमने, इसमें डेटर प्रूव्ड बैड, मतलब कहता है भैया 20,000 के तो खराब डेटर निकल गए, तो बाकी तो पैसे दे रहे होंगे। तो डेटर था कितने का, 1 लाख का, 20 का खराब निकल गया तो डेटर कितने का हमें मिला होगा, 80। इस तरीके से इसके एडजस्टमेंट थोड़े से लॉजिकल होंगे कि आपको समझना पड़ेगा ये लैंग्वेज क्या कह रहा है। अब कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको पे करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, जो कि हमारे फर्म को डिसॉल्व करेगा। मैंने सीए वाला जो एग्जांपल लिया था उसको पेमेंट करोगे। तो जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस पे होगा आप टू साइड में कैश या फिर बैंक, जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं उसके नीचे लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस आपने पेड कर दिया कितने का, 10,000। एडजस्टमेंट डन हो गया। अब लाइबिलिटी का पेमेंट भी करना है और एसेट्स का सब बिका ही नहीं बिका चेक कर लेते हैं। मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, एसेट्स तो डन हो गया। अब लाइबिलिटी चेक कर लेते हैं। सी का लोन, पेमेंट की बात ही नहीं किया। तो मैंने क्या कहा, लाइबिलिटी के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे तो आपको पेमेंट करना है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बाकी मैं कह रहा हूं अगेन, सी का यानी पार्टनर्स का लोन के लिए मैं अलग से क्लास लगाऊंगा, वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आता है जिसमें लोन अकाउंट बनता है। शायद आप में से कुछ बच्चों ने अगर स्कूल में किया हो तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है, तो वहां पे देखोगे। अभी सिर्फ इसके लिए करवा रहा हूं मैं। तो कितने का है ये, 120 का। मैं चाहूं अंदर लिख दूं बाहर लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिटर तो सेटल हो गया। बिल्स पेबल के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो छोड़ दें या पे कर देंगे, पे करेंगे। लाइबिलिटी को पे करना है कितने रुपए। अगर यही एसेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं तो जीरो, उसे क्या मान लो, जीरो मान लो। समझ में आई बात आपको। अब हमें क्या करना है, टोटल, और यहां से क्या निकलेगा हमारा फाइनली, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो अगर हम टोटलिंग करें तो 3 20, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 9 लाख। सेम इधर कितने आ जाएंगे, 3 लाख, 4 लाख, 20,000। इधर कितने आ जाएंगे, 10, 290, 180 और 80, 5 लाख। अब आपको टोटल डिसाइड करना है। इसमें ज्यादातर केसेस बनता है कि ये टोटल ज्यादा आता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो आप डिसाइड करोगे, जैसे मुझे यही टोटल ज्यादा दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि 9 लाख तो अकेला यही हो गया और इन दोनों को मिला के यहाँ पे 9 लाख बन रहा है और बाकी अमाउंट ये भी है। तो 9,20,000, 10,000, 1,20,000 और 2 लाख, तो ये बन गया 12,50,000। ये कितने बन गए, 12 लाख। तो इस साइड क्या आ जाएगा, बाय लॉस। लॉस माइनस कर देंगे 4,20,000 और माइनस 5,60,000, तो लॉस आ गया 2,70,000। किस में बटेगा, कौन कौन है, सी, डी और ई। रेशियो चेक करें तो डिवाइड 4 इंटू 3, तो 202500, 67500, गलत हो गया शायद, ये 5 से डिवाइड होगा ना। ये 1,62,000, 54,000, ठीक है। इसका आंसर मैंने शायद, आप देखो आपके बुक में होगा इसका आंसर। समझ में आई बात आपको। अभी स्टिल कह रहा हूं, देखो हमारा आंसर मैच हो गया, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा सा, जो पार्टनर्स लोन वाली बात कर रहा हूं, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है जो हम वही फॉलो करेंगे, दूसरे वाला, अभी समझाने के लिए कि भैया देखो मैंने सारे एसेट्स लिखा, लाइबिलिटी लिखा। ऐसे क्वेश्चन हमारे आगे चल के होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको सारे एडजस्टमेंट की नॉलेज हो जाए कि कितने टाइप के एडजस्टमेंट हो सकते हैं हमारे। पहले हम एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए।